बेत लहिया में हमास का एक बड़ा ऑपरेशन इस समय चल रहा है। जिस समय मैं आपको ये खबरें रिले कर रहा हूं एग्जैक्टली उस समय, क्योंकि अभी 15 मिनट पहले हमास ने एक बड़ा ब्लास्ट किया है बेत लहिया में। वहां पर कम से कम 12 से 15,000 की इजरायली फोर्स है और उसके जो अगुवे तबके हैं, मतलब उसका जो फ्रंट लाइन, उसका जो अवा गार्ड है, उसमें से करीब 200 सोल्जर्स को ल्योर करके लुभा के वो एक तरफ ले गया है, जो हमास के फाइटर्स ले गए हैं। और उसके बाद उनका क्या हुआ, कैसे हुआ, वो हम आपको आगे बताते जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे खबरें आएंगी वैसे ही हम आपको बताते जाएंगे। ऑलमोस्ट ये जो बेत लहिया वाली घटना है ये बड़ी यूनिक है। इसको एक कुछ ऐसा अरेंजमेंट हमने किया है कि कुछ लाइव आपको हम बता सकेंगे, लेकिन बाकी भी खबरें हैं हमारे पास आज, क्योंकि जो तारीख है 23 मई 2025 और इसमें हम आपको डिटेल में सारी चीजें हम आपको बताएंगे। आपसे फिर से गुजारिश है, आप वीडियो अंत तक देखिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बहुत ही जरूरी है ये। अब आप देखिए, अब इसके बाद जो हमास ने जो हमला किया, उसके अलावा यमन ने आज फिर से एक बड़ा हमला बेन गुरियन एयरपोर्ट पे किया है और जिसकी वजह से बेन गुरियन एयरपोर्ट फिर से बंद हो गया है। उसके बाद यूएस और ईरान की जो टॉक्स हैं, उनकी जो 4th स्टेज है वो रोम में होनी है। उसको भी लेके एक बड़ा खुलासा हुआ है, खासतौर पे ईरान के पास जो हथियारों का नया जखीरा आया है वो क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर रशिया और यूक्रेन के बीच प्रिजनर्स का एक्सचेंज हुआ है और वहां भी बड़े बड़े डेवलपमेंट हुए हैं लड़ाई में। हिजबुल्ला के बारे में देखिए, एक नई नई खबरें आ रही है, अब हिजबुल्ला एक्टिव हो रहा है और ऐसी ऐसी चीजें आ रही हैं कि आपको क्या बताएं। जो हिजबुल्ला के खिलाफ साजिशें हुई थी, आप लोग भी पूछ रहे थे कि हिजबुल्ला जो है वो क्यों नहीं एक्टिव है, कैसे है, तो उसके बारे में भी आज बात करेंगे। छठवीं खबर इजराइल के स्कैंडल्स के बारे में। क्या जो शिनबेत का नया चीफ नेतन्याहू ने जो अपॉइंट किया है, और अभी रोनेन बार हटे नहीं है लेकिन उसने अपॉइंट कर दिया है, और उसके अपॉइंटमेंट में जो नया चीफ है, नेतन्याहू की वाइफ सारा नेतन्याहू का हाथ है बहुत बड़ा। क्या जो नया चीफ अपॉइंट हुआ उसका नाम भी बताएंगे, क्या सारा नेतन्याहू से उसका क्या रिश्ता है पूरे परिप्रेक्ष्य में, जिस तरह से इजराइल में एक दुष्कर्म की और एक यौन शोषण की जो पूरा एक मामला चलता है, उसमें दूसरी तरफ से कुछ ऐसे पावरफुल महिलाएं भी हैं जो पुरुषों का यौन शोषण करती हैं। अब इसमें ये चीज जो शिनबेत का चीफ है उससे ये जुड़ा है कि नहीं, ये हम नहीं बता सकते, लेकिन ये जरूर बता सकते हैं कि देयर इज अ वेरी डार्क साइड टू इजरायली पॉलिटिक्स, देयर इज एन अंडरबेली। और ये जो अंडरबेली है, ये जो पेट के नीचे की जो पूरी स्थिति है इजराइल की, उसको हम आपको 2 बार बता चुके हैं। और बच्चों का जो एक शोषण होता है, महिलाओं का जो गर्ल चाइल्ड का शोषण होता है, वो बता चुके हैं। लेकिन उसके आगे भी चीजें हैं। पहले हमने कुछ आपको आपसे 6-7 महीने पहले भी कुछ बताया था, अभी हम आपको और बताएंगे। उसके बाद वेस्ट बैंक में आज क्या क्या हुआ उसके बारे में चर्चा करेंगे। गाजा में फिलिस्तीनी सिविलियंस की क्या पोजीशन है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, और ये भी चर्चा करेंगे क्या अरब के जो शासक हैं वो क्या ज़ायोनिस्ट हैं। ये देखिए एक बड़ी चीज है, मतलब इसमें और कुछ हम फाइनल कोई इस पे कुछ नहीं कहने जा रहे हैं, लेकिन हम ये जरूर आपको कुछ हम सूचनाएं देंगे, कुछ सूचनाएं देंगे इसके बारे में। उसके बाद देखिए, टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगन ने यह कह दिया है, पहली बार यह कहा, अभी 3-4 महीना पहले उन्होंने कहा था कि प्यूटिन और उनसे बड़ा कोई लीडर है नहीं, क्योंकि जितनी बार प्यूटिन इलेक्ट हुआ है, जितनी बार वो हुए, कोई नहीं हुआ है। अब उन्होंने आज कहा है कि हम अब नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अभी देखिए बड़ी बात है, अर्दोगन का यह कहना कि हम नहीं लड़ेंगे, उसके पीछे क्या है, ये इन सारी बातों की भी हम पड़ताल करेंगे। तो अब हम देखिए, जो सबसे पहले आते हैं कि हमास ने जो बेत लहिया में जो ऑपरेशन किया है, और उसमें देखिए जो अभी जो खबर आई है, और जैसे जैसे हम बाकी खबरें बोलते जाएंगे उसमें जैसे वहां से इंफॉर्मेशन आएगी मैं आपको बताता रहूंगा। अभी जो देखिए एक चीज आई है वो ये आई है कि 2 आरपीजी लॉन्चर्स से हमास ने मारा है, और उसके बाद उधर से आईडीएफ की तरफ से लगातार मशीन गन की फायरिंग हो रही है। जिन 100-200 सोल्जर्स को हमास लुभा के एक अलग जगह ले गया है और उनको एक तरह से मतलब प्रलोभन देके, तो उनके उसके पास टनल्स हैं कि नहीं अभी ये तय नहीं है, लेकिन अगर टनल्स उनके पास हुई और टनल्स में एक्सप्लोजन हुआ तो बड़ी संख्या में इजरायली हताहत हो सकते हैं। उसके साथ देखिए एक और बड़ी चीज आई है कि कैसे अभी तक
हमास ने, और भुखमरी के दिनों में अब तो थोड़ी बहुत एड आने लगी है, हालांकि एड की भी पूरी राजनीति हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन जो हमास ने अपने क्या सिस्टम्स बनाए। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो 7 अक्टूबर की जो जंग में 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने पूरी दुनिया को पता नहीं लगने दिया, इजराइल को पता नहीं लगने दिया, दुनिया तो छोड़ दीजिए, जो बगल में इजराइल है एकदम 100 मीटर दूर, उसको पता नहीं होने दिया, और उसके साथ साथ पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को नहीं पता होने दिया। यहां तक कि जो समर्थन जो हमास का करते हैं कतर, ईरान, खासतौर पे ईरान तक को, हिजबुल्लाह तक को पता नहीं था। इस सारी जो 7 अक्टूबर का जिस तरह से ऑपरेशन प्लान हुआ था, लगभग उसी तरह से हमास ने भुखमरी के दिनों में गाजा को एड पहुंचाई और गाजा के लोगों को खाना खिलाया। और इसमें देखिए हमास का जो हजारों लोगों का जो नेटवर्क है, हजारों सोल्जर्स 7 अक्टूबर में भी थे और अभी भी इस पूरे ऑपरेशन में जो गाजा में जो सिविलियन पॉपुलेशन को खाना खिलाना, उन तक कपड़े पहुंचाना, और ये लंबे समय से हमास कर रहा है, लेकिन अभी ये एक नए स्तर तक पहुंचा है। और इसमें आपको बता दें कि हमास के पास देखिए अभी, उस समय तो 7 अक्टूबर के समय तो यहया सिनवार और मोहम्मद दैफ थे, लेकिन अभी मोहम्मद सिनवार हैं और भी जो हमास के लीडर्स हैं। अब उन लोगों ने क्या किया है कि पूरे जोन को, मतलब पूरा जो जैसे हमास की जो पूरी फौज है 25-30 हजार की, उससे ज्यादा भी हो सकती है, ये तो एक मैं बता रहा हूं जो कि एकदम कमिटेड फाइटर्स हैं, तो उस फौज को उन्होंने बटालियंस में बांटा है। तो सबसे पहले देखिए वो बटालियंस को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि तुम ये इतना इतना खाना, मतलब एड जो है, खाना प्लस मेडिकल सप्लाईज, वो बटालियन कमांडर्स को वो एलोकेट करते हैं। फिर बटालियन कमांडर्स अपने अंदर की जो उनके नीचे की कंपनीज हैं, अब जैसे एक बटालियन मान लीजिए 700 से 800 लड़ाकों की एक बटालियन है, उसके नीचे कम से कम 6-7 कंपनियां रहेंगी जिसमें 100-125 लोग रहेंगे। तो फिर उसके बाद बटालियन जो कमांडर्स है, तो आप सोचिए 25-30 हजार को आप 800 एक बटालियन में हो गए, तो कितनी बटालियन होंगी आप देखिए। अब उनके नीचे जो कंपनीज हैं 100-150 की, उसके जो कंपनी लीडर्स हैं उनको, मतलब जो कंपनी हेड्स हैं उनको वो बटालियन जो कमांडर्स हैं वो देते हैं। फिर जो कंपनी लीडर्स हैं 100-200 की, फिर वो जो प्लेटून लीडर्स हैं, क्योंकि 10 और 12 की जो फाइनल जो गुरिल्ला फोर्स है जो जाके स्ट्राइक करती है, फिर उसको वो देते हैं। यानी ये पूरा ऊपर से नीचे तक इस तरह से एड आती है। फिर वो जो 10 से 12 जो सबसे नीचे जो फुट सोल्जर्स हैं, जो 10 से 12 हैं, वो फिर पूरा खाने का पैकेज और मेडिसिन का वो लेके जाते हैं, और हर 10 से 12 हमास का जो फाइटर है उसको जिम्मेदारी है 250 लोगों को, गाजा में 20 लाख लोग हैं, 250 लोगों को खाना पहुंचाने की और अपना सप्लाईज पहुंचाने की। और जब ये संख्या, अब आप सोचिए 250 लोगों को 10 से 12 लोग जो है उनकी जिम्मेदारी, अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए, और इस पे आप देखेंगे कि एक समय पे जाके ये मतलब एग्जॉस्ट हो जाता है। लेकिन उसके आगे फिर जैसे आपने मतलब 30,000 सोल्जर्स को ये इंस्ट्रक्शन दिए इस तरह से पूरे गाजा में सहायता पहुंचाओ, और उसमें देखिए और भी चीजें शामिल है कि मतलब भाई अभी गाजा का मौसम बड़ा अजीब है, कभी वहां पर अभी भी कभी कभी ठंड पड़ जाती है, कोहरा हो जाता है, तो वो सब कंबल वगैरह भी बांटना वो भी उसमें है। टेंट जो ये आर्टिफिशियल टेंट्स हैं या जो एक तरह से कैनपीज हैं, उनको भी बांटना वो भी इंक्लूडेड है। इन सारी चीजों को जब ये खत्म हो जाते हैं, जब 30,000 की संख्या, तो फिर से वो 12 से शुरू करते हैं। तो ये देखिए ऐसे रोटेट कर करके हमास ने गाजा को सहायता पहुंचाई है और लोगों को, वहां की पॉपुलेशन को जिंदा रखा है। बहुत सारे बच्चे, सही बात है, मेल न्यूट्रिशन से, बहुत सारी और चीजों से, भाई वहां पर अस्पताल जो सब फिर से सक्रिय हुए थे 19 जनवरी के बाद, उनमें से 19 अस्पतालों में से कम 16 बंद हो गए, 3 बस चल रहे हैं। तो बहुत सारी अभी ऐसे ह्यूमैनिटेरियन लेवल पे बहुत सारी चीजें होना बाकी है, लेकिन जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी हो रही हैं पॉपुलेशन को। और इस तरह से हमास लड़ भी रहा, देखिए मैंने बताया आप, और लड़ते हुए वो पूरी पॉपुलेशन को कम से कम 4 से 5 साल वो पूरी तरह से खिला सकता है।
अब ये एक जादू है, ये एक मिरेकल है, वो एक अलग चीज है, लेकिन जो सच्चाई है वो हम आपके बीच ला रहे हैं। उसके बाद देखिए जो यमन ने आज मारा है, बेन गुरियन एयरपोर्ट पे जो यमन की आज स्ट्राइक थी, उसकी कुछ खासियत थी, और उसमें यमन ने संभवतः अपनी एक नई क्रूज मिसाइल टेस्ट की है। पहले जुल्फिकार मिसाइल ये मारा था जो इंटरसेप्ट नहीं हो पाई थी, और आज भी जो मिसाइल है वो इंटरसेप्ट नहीं हो पाई, वो एक एरिया में गिरी और उसको लेके भगदड़ इजराइल में मची। और अभी देखिए जो स्पेशली लॉइटरिंग जो मिसाइल्स हैं, जो ऐसे ऐसे मतलब एक लॉइटर करते हुए जाती हैं, और ये भारत के पास भी हैं, और जो ये जो अभी जो भारत पाक एक स्कर्मिश हुई, उसमें भी वो ये इस्तेमाल हुई थी। और यमन के पास जो सबसे चौंका देने वाला जो हथियार है वो एंटी शिप मिसाइल्स। अब एंटी शिप मिसाइल्स वो हैं जो चाइना के पास, जो चाइना ने पाकिस्तान को दी थी, और प्रवीण साहनी जो एक कॉलमिस्ट हैं इंडियन, और वो काफ़ी न्यूट्रल एनालिसिस करते हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने इस बार एक एंटी शिप मिसाइल भी यूज़ की थी इंडिया के खिलाफ। अब वो CG-400 है, CGM-400 है, वो अभी देखना बाकी है कि मतलब यमन के पास कौन सी है। लेकिन यमन के पास अगर एंटी शिप मिसाइल्स हैं तो ये बड़ी बात है। और आज जो, क्योंकि वो क्या है, वो उसका नाम एंटी शिप है, वो शिप मतलब शिप्स को पेनिट्रेट कर जाती है और समुद्र में छोड़ी जाती है। लेकिन उसका एक दूसरा भी, उसको थोड़ा सा चेंज करके चाइना ने उसको सरफेस टू ये एयर टू सरफेस मिसाइल भी बना दिया, यानी हवा से वो जमीन पे मार कर सकती है। और इस तरीके से जो अभी आज जो यमन ने छोड़ी है, वो कैसे इंटरसेप्ट नहीं हुई, इसको लेके जो बहस इजराइल में चल रही है, उसमें उन लोगों का कहना है कि एंटी शिप मिसाइल का कहीं ना कहीं इस्तेमाल ऐसा लग रहा है कि यमन ने किया है। उसके बाद एक जो और भी खतरनाक, जो चूंकि यमन ने कहा है कि अभी तो कुछ भी नहीं, अभी और आना बाकी है, तो जो एक सुमार क्रूज मिसाइल है, SOUMAR, ये जो सुमार क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है, 2000 किलोमीटर रेंज की बहुत सारी मिसाइल्स अभी चाइना ने पाकिस्तान को नहीं दी हैं। भारत के पास भी जो हैं अग्नि से लेके तमाम, तो वो अभी इस्तेमाल उस तरह से नहीं हुई है, क्योंकि भाई इसमें तो 2000 का मतलब कि अब आप जब चाइना से आपका युद्ध हो या वाकई कोई दूर की ताकत है उससे युद्ध हो, तब आप उसका इस्तेमाल करिए। लेकिन जो यमन, हमने आपको बताया था हाइफा से और जो यमन की दूरी है, इजराइल से यमन की दूरी है, वो 1,500-2,000 किलोमीटर है, और इसलिए सुमार क्रूज मिसाइल को भी यमन यूज करेगा, और जिस दिन उसने यूज किया बड़ी तबाही इजराइल में हो सकती है। उसके बाद समद 3, समद 4 ड्रोन्स हैं। ईरान की जो शाहिद 136 ड्रोन्स हैं वो हैं, और ये इन सारे ड्रोन्स की 1800 से लेके 2500 किलोमीटर रेंज है। ये देखिए बड़े वेपन्स हैं, ये बहुत चौंका देने वाली चीज़ें हैं। मतलब पाकिस्तान बड़ी डेवलप्ड एक आर्म्ड फोर्स है जिसके पास रिसोर्सेज हैं, ये है वो खरीदती है, वो ये चाइना से खासतौर पर, पहले अमेरिका से खरीदती थी, उससे कम यहाँ नहीं है। और भारत, क्योंकि भारत के पास बहुत सारे जो हथियार हैं उनके बारे में अभी उस तरह की जानकारी सारे उसकी नहीं है, बिकॉज भारत बहुत फैला हुआ है, जगह जगह अलग अलग हथियार हैं, और वो उन सबको असेंबल करना, एक जगह लाना, इसलिए थोड़ी दिक्कत भी होती है। लेकिन यमन के पास जो इस तरीके से है एक जो आर्सनल है, वो आर्सनल की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो इरानियन सपोर्ट है, जो रेंज एंड प्रिसिशन है, ये सारी चीज़ें जो है वो ऐसी हैं जिसमें इजराइल रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। जब वो यमन को नहीं कर सकता है तो ईरान को कैसे करेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और उसी पे हम लोग आ रहे हैं कि ईरान और अमेरिका की जो चौथे राउंड की बातचीत है वो रोम में होनी है। उसके लिए जो फाइनेंस मिनिस्टर, जो फॉरेन मिनिस्टर अराक्ची, वो अपना डेलीगेशन लेके चल दिए हैं। और जो ईरान के पास भी जो कुछ नए हथियार आए हैं वो भी चर्चा में है। और उसमें देखिए जो सबसे बड़ी बात है कि ईरान के पास ये एक बहुत बड़ा सवाल उठ गया है कि ईरान के पास क्या इस तरीके की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए कुछ बियॉन्ड विजुअल रेंज, जो BVR जिनको कहते हैं, उस तरह के वेपन्स हैं। और अगर वो हैं तो इसका मतलब है कि बहुत ही बुरी खबर है इजराइल और अमेरिका के लिए, क्योंकि ये जो सेटअप है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्लस सैटेलाइट्स का, और आप जानते हैं कि रशिया ने अपनी सैटेलाइट्स ईरान को दी है, तो सैटेलाइट्स का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसके बाद एयरक्राफ्ट्स ईरान के पास हैं ही, और
ड्रोन्स हैं ईरान के पास जिनकी रेंज बहुत है, जब वो यमन को दे सकता है तो आप सोच लीजिए। आईसीबीएम्स जो मिसाइल्स है ईरान के पास वो बहुत हैं। और ये जो सारी चीज़ें हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर इसको कंट्रोल कर रहा है तो ये एक नए लेवल की वॉरफेयर है। यानी जो हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डोमिनेंस आने वाला फ्यूचर इसी का है। अब जो लड़ाइयाँ होंगी आने वाले 10 सालों में, वो मतलब आने वाले 10 सालों में मतलब अभी से शुरू हो गया वो, आप ये समझ लीजिए। तो वो जो है सीधे सीधे कोई दो सेनाएं नहीं टकराएंगी या इवन एयरफोर्स दो टकराएं, ऐसा नहीं। उसमें अटैक्स होंगे ऐसे, उसके बाद उधर से अटैक होंगे। तो उसमें देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और डेटा, एक जगह डेटा कलेक्ट होके कई जगह ट्रांसमिट हो, और उसमें आर्टिफिशियली मैन जो इस तरीके से जो मतलब हथियार है वो सीधे सीधे स्ट्राइक करे जाएंगे। और लास्ट में ऑब्वियसली जब अंत में तो आपको सेना की जरूरत पड़ती है किसी भी एरिया को होल्ड करने के लिए, और उसमें आप कर सकते हैं। लेकिन ईरान के पास देखिए ये जो पूरा एक ये जो नई जो टेक्नोलॉजी है उसमें लेजर टेक्नोलॉजी की भी बात आ रही है। ये सारी चीजें देखिए इंडिया पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उसमें भी उठी थी। और बहुत सारे अच्छा, साइबर वॉरफेयर में ऑलरेडी ईरान बहुत आगे है। उसने कितने देशों का जो साइबर नेटवर्क है उसको, मतलब इजराइल का और उसके साथ साथ जो अमेरिका के एलाइज हैं, यूरोप में भी कई साइबर अटैक्स ईरान के द्वारा किए गए, ऐसा यूरोपियंस चार्ज करते हैं। और सबसे मजेदार बात कि आप वो तो छोड़ दीजिए, जो जो साइबर वॉरियर्स हैं ईरान के, वो कौन है? ईरान की जो सीक्रेट सर्विस है, जिसने अभी फिर से, अभी देखिए कल खबर आई, आज फिर आई कि दो और इजराइल के यानी जूस पकड़े गए हैं जो ईरान के लिए स्पाइंग कर रहे थे, जासूसी कर रहे थे। तो ये जो, और ईरान की सीक्रेट सर्विस का नाम तक नहीं पता किसी को। चाइना की भी सीक्रेट सर्विस का नाम नहीं पता है, रशिया की, अमेरिका की, इजराइल की, इन सब देशों की पता है, फ्रांस की, इंग्लैंड की, इन सब देशों की पता है। लेकिन चाइना की, ईरान की सीक्रेट सर्विस का नामो निशान तक नहीं है। स्पेस बेस्ड वॉरफेयर, इज ईरान केपेबल ऑफ स्पेस बेस्ड वॉरफेयर? यस भाई, स्पेस बेस्ड वॉरफेयर सैटेलाइट से होती है, और सैटेलाइट्स का जो पूरा रशिया ने जो ईरान को दी है सैटेलाइट्स, उनसे वो स्पेस वॉरफेयर भी कर सकती। तो यहाँ जो इजराइल को एडवांटेज था कि अमेरिका के जो पूरे सैटेलाइट सिस्टम वो इजराइल के लिए हैं, और इजराइल ने उनको, मतलब जो स्टार वॉर्स वगैरह जो हम लोग, जो रेगन के समय बात हुई थी 1980s में कि अमेरिका और रशिया में स्टार वॉर्स होगी, उस समय बहुत अर्ली था। अब वो एक रियलिटी बन रहा है, और उसमें जो स्पेस में लड़ाई होगी कि पूरी, मतलब आप सोचिए कि हमारा जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसके ऊपर लड़ाई होगी, और उसके ऊपर जो लड़ाई होगी अंतरिक्ष में लड़ाई होगी। तो वो जो अंतरिक्ष की लड़ाई है, वो अगर उसकी नौबत आती है, अभी तो शुरुआत, अभी तो हमारे मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर ही से शुरुआत होगी। लेकिन अल्टीमेटली अगर स्पेस वॉरफेयर की बात है, क्योंकि स्पेस वॉरफेयर में अगर इजराइल ने अमेरिका के सिस्टम्स को यूज करते हुए ईरान पे एक स्पेस वेपन मार दिया, तो फिर ईरान को उसको स्पेस में ही इंटरसेप्ट करना होगा। वही होगा वाइसी वर्सा, अगर ईरान ने मार दिया, इजराइल को स्पेस में इंटरसेप्ट करना होगा। इसके ये भी ईरान इसके केपेबल है। तो ईरान के बारे में जो इमेज है कि वो मुल्ला और ये सब वो लोग रूल करते हैं और उनके यहाँ साइंटिफिक प्रोग्रेस नहीं है, इस तरह की जो, अच्छा, और इससे क्या होता है, इससे ईरान और मजबूत होता है, क्योंकि ईरान का एक बहुत ही साइंटिफिक ट्रेडिशन है। और जब से इरानियन रेवोल्यूशन हुआ है 1979 से, तो ज़बरदस्त तरीके से वहाँ के रिजीम ने साइंस और टेक्नोलॉजी में, खासतौर पर डिफेंस की और वैसे भी सिविलियन यूज़ की भी बहुत इन्वेस्ट किया गया है। इसीलिए बड़े आधुनिक किस्म के मॉडर्न सॉल्यूशंस वहाँ की समस्याओं के निकाले गए हैं, चाहे वो इरिगेशन हो, चाहे वो वहाँ की जो जो माइनिंग के सिस्टम्स हों, उसके लिए काफ़ी आधुनिक जो मतलब इम्प्लीमेंट्स हैं, टूल्स हैं, वो उनका इजाद हुआ है। और अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो स्पेस वॉरफेयर और ये जो सारा, ये जो पूरा एक ये है, ये जो पूरा एरेना है, यहाँ भी देखिए ईरान कमज़ोर नहीं। उसके बाद जो यूक्रेन और रशिया में 1,000 सोल्जर्स का आदान प्रदान हुआ, लेकिन उसके साथ साथ रशिया ने जो आज यूक्रेन में कम से कम 13 जगह हमला किया है, और जो डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक जिसको रशिया एनेक्स कर चुका है, जो यूक्रेन का हिस्सा थी, उसके बगल में बोगातिर एक और
जगह रशिया ने ले लिए। अब आप हमेशा याद रखिए, रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में रशिया यूक्रेन से नहीं लड़ा है, रशिया पूरे यूरोप से लड़ा है। पूरा यूरोप अपने सारे मतलब आदमी तक भेज रहा है। इजराइल से लोग आ रहे हैं। अभी एक खबर मैं पढ़ रहा था बड़ी दिलचस्प, इसमें एक आईडीएफ का सोल्जर जो अभी गाजा में लड़ रहा है, उसको ये खबर मिली कि उसका फादर यूक्रेन में लड़ता हुआ मारा गया है यूक्रेन की तरफ से। अब आप सोचिए, अभी देखिए एक बेतलहिया की लड़ाई का जो एक फ्लैश आया है, वहां पर हमास ने जो आरपीजी शेल्स दागे हैं उससे कम 11 इजरायली सोल्जर्स घायल हुए हैं। वहां पर हेलीकॉप्टर्स ऊपर से देखे गए हैं, वो आ रहे हैं। हेलीकॉप्टर्स जब भी आते हैं समझिए कि इजरायली फोर्सेस पीछे हट रही हैं, यही सबसे बड़ी बात है। वहां पर पूरे गाजा में 60,000 से ऊपर सेना है, मैं बता चुका हूं। नॉर्थ गाजा में अकेले 20,000 से ऊपर है, और उसमें से आपने 100-200 सोल्जर्स को डाइवर्ट करके आपने मारा, और उसके बाद हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी लोग इसलिए कुछ नहीं कर सकते क्योंकि गुरिल्ला वॉरफेयर चल रही है। हमास के फाइटर्स गायब हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं कहाँ है वो जमीन, अब जमीन खोदने तो नहीं लग जाएंगे ना। और इसीलिए देखिए एक अमेरिकन, एक रिपब्लिकन ने बहुत ही गंदा बयान दिया है, बहुत ही वो भी आपको बताएंगे, मतलब जो पूरा एक नरसंहार को एक वो सपोर्ट करता है। तो ये देखिए, अच्छा अब हम लेबनान पे आते हैं। लेबनान में देखिए क्या है कि ये पूरा जो ये जो पूरी कोशिश थी अमेरिका और इजराइल की कि लेबनान में हम सिविल वॉर करा दें, क्योंकि लेबनान में क्या है कि सीरिया की तरह वो लेबनान को गिरा देते, और इसीलिए हमला किया था उन्होंने। लेकिन हिजबुल्लाह ने जो फाइट बैक किया, अच्छा उनको लग रहा था हिजबुल्लाह की कमर टूट गई, नसरुल्लाह नहीं रहे, पूरी टॉप लीडरशिप नहीं रही, लेकिन हिजबुल्लाह ने फाइट बैक किया और 27 नवंबर 2024 को संधि करनी पड़ी। अभी जो पूरी स्थिति है, इजराइल 5 जगह है, ये सही बात है लेबनान में, हिजबुल्लाह ने बहुत दिन से स्ट्राइक नहीं किया, ये भी सही बात है। लेकिन जो नईम कासिम जो हिजबुल्लाह के नए चीफ है, लगातार जो बात कर रहे हैं, और वो जो लोग कह रहे थे ईरान में नहीं है, वो वापस वो लेबनान आ गए। और उसमें जो है, जो अभी जीत हुई है हिजबुल्लाह की इलेक्शंस में, उन सारी चीज़ों को अगर मिला दिया जाए तो आप ये समझ सकते हैं कि हिजबुल्लाह फिर से अपने को रिवाइव कर रहा है। हिजबुल्लाह ने कम से कम 6 नए आउटपोस्ट बना लिए साउथ ऑफ लिटनी रिवर, और उसको लेके अभी महमूद अब्बास वहां पहुंचे हैं कि वो मैंने बताया था आपको कल, जोसेफ आउन से मिले, जो कि प्रेसिडेंट हैं लेबनान के, और जोसेफ आउन से उन्होंने ये बातचीत की कि जो फिलिस्तीनी वहां पर हैं, इनके पास हथियार हैं, उनको डिसआर्म कैसे करें। यहाँ हमास से तो तुम हथियार ले नहीं पाए, वहां पहुंचे हो, और वहां पर तुमको मतलब वहां तो कब महमूद अब्बास गायब हो जाएंगे, अगर जिस दिन हिजबुल्लाह चाह ले तो उनको मतलब उनको भी पता नहीं चलेगा, पूरी दुनिया को पता नहीं चलेगा। ये पूरी स्थिति, मतलब बड़े बड़े लोग देखिए वो कुछ बनने निकलते हैं और क्या उनका हो जाता है। उसके बाद देखिए इजराइल में जो डेविड जिन्नी, ये शिन बेत के नए चीफ नियुक्त हुए, और डेविड जिन्नी का जो इतिहास है, इनको ये सारा नेतन्याहू की वाइफ ये चाहती थी कि आईडीएफ के जो जब हलेवी हटे और जो अभी जमीर बने हैं, तो उस समय ये आईडीएफ की चीफ बनते, लेकिन नेतन्याहू ने मना कर दिया। और इसके पीछे एक पुराना अफेयर की बात चल रही है कि सारा नेतन्याहू और डेविड जिन्नी में कोई ना कोई मामला था, और इसको लेके और ज़्यादा ये बात पुख्ता इसलिए होती है क्योंकि जो डेविड जिन्नी के फादर यूसुफ जिन्नी थे, ये खुद रहबाई थे। डेविड जिन्नी जो कि नए शिन बेत चीफ है, इनको ये मतलब नेतन्याहू कहता है बहुत उस समय कहा था नेतन्याहू ने, बहुत मिसाइनिक है, यानी ये बहुत ज़्यादा हार्डलाइन वो हैं, मतलब जूस की सुप्रीमेसी और बहुत हार्डलाइन ज़ायनिस्ट हैं, और बिल्कुल मार दो काट दो वो वाले हैं। और इनसे जो है, जो नेतन्याहू की वाइफ का कुछ अफेयर था, उसको हटाने के लिए सारा नेतन्याहू के फादर और इसके फादर मित्र थे, इन्होंने वो रिश्ता तोड़वाया और नेतन्याहू से शादी हुई। ये देखिए एक बड़ा अजीब सा पहलू है, और ये इजराइल के अंदर जो एक गृह युद्ध है उसकी स्थिति को भी की तरफ इंगित करता है। और वहाँ पर जो कुछ भी हो सकता है, मतलब वहाँ, और जो सेटलर्स डेमोन्स्ट्रेशन हैं वो लगातार चलते जा रहे हैं। उसके बाद देखिए एक और खबर आई है कि पीटीएसडी यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, इससे जो कुछ सोल्जर सफ़र कर रहे हैं इजरायली, उनको भी लड़ने के लिए भेजा जा रहा है, जिससे और रिजेंटमेंट हो रहा है। उसके बाद देखिए जो वेस्ट बैंक में
बेतिन विलेज है रमल्ला में, वहां आज संघर्ष हुआ। उसके बाद नेल समारा जो ब्रुकिन जहां पर हम इजरायली सेटलर्स मारे गए थे, वहां पर इजराइल पागलों की तरह वहां पर घुसा हुआ है, वहां पर देखिए एक संघर्ष हुआ। बेत फज्जार जो कि साउथ ऑफ बेथलेहम में, वहां संघर्ष हुआ। अराबा जो टाउन है जेनिन में, वहां बाकायदा होममेड ग्रेनेड्स फिलिस्तीनी लड़ाकों ने फेंके इजरायली सोल्जर्स के ऊपर। उसके बाद सल्फित में कुछ जो जूविश जो सेटलर्स हैं उन्होंने आग लगाने की कोशिश की, उसको विफल कर दिया गया जनता के एक्शन से। उसके बाद नाब्लस में जो फैसल स्ट्रीट है, क्रिस्टल हॉल के बगल में फैसल स्ट्रीट, वहां पर जबरदस्त लड़ाई हुई जिसमें कम से कम 2 से 3 इजरायली सोल्जर्स घायल हुए और उनको वहां से पीछे हटना पड़ा। फिर देखिए आज करीब 60 फिलिस्तीनी जो सिविलियंस हैं वो शहीद हुए, और उनकी जो जो एक तरफ वो, दूसरी तरफ कई गाजा की बेकरियां, मतलब जो बेकरीज हैं, क्योंकि वहां पर ब्रेड की क्राइसिस, तो बेकरीज हैं वो फिर से चालू हो गई। अब इसमें देखिए फिर वही बात आती है, हमास किस दक्षता के साथ इसको हैंडल कर रहा है इस मुद्दे को, बेकरीज कैसे चालू हुई। और जो एड आ रही है उस पर हमास ने वार्न किया, इजराइल ने कहा कि हम 4-5 सेंटर्स बनाएंगे, वहां पर सिविलियंस जाएं, उनको एड मिलेगी, और केवल साउथ में हो ताकि नॉर्थ के सब लोग साउथ आए। हमास ने वार्न किया है कि वो वहां जाएंगे, वहां जो लोग जाएंगे उनको वो गिरफ्तार कर लेंगे। उन्होंने पूरा प्रिजन अपना बनाया हुआ है कई 1 लाख से ऊपर लोगों के लिए, और वहां पर डिटेंशन सेंटर, डिटेंशन कैंप वो लोग लगाएंगे और वहां पर टॉर्चर करेंगे फिलिस्तीनियों को। तो ये भी देखिए एक बड़ी चीज़ है। और फिर देखिए जो अबू धाबी में जो मैंने जो कहा था कि ये लोग क्या ज़ायनिस्ट हैं, जो अरब देश के लीडर हैं, तो एक एग्जाम्पल केवल, हम साउदी अरेबिया की बात नहीं कर रहे हैं। अबू धाबी के जो रूलिंग सर्कल है उनमें एक आदमी घुसा हुआ है जो अमेरिकन है, उसका नाम है मार्टी एडलमैन। और मार्टी एडलमैन ये 83 साल का है, ये यहूदी है, जूविश अमेरिकन है, रियल एस्टेट लॉयर है, और इसका अबू धाबी के अपर एक्लेंड में बहुत बड़ी इसकी भूमिका है। यहाँ तक कहा जाता है कि रॉयल जो हाउस होल्ड्स हैं, जो कई हैं यूएई में, क्योंकि 6 देशों को लेके या 6 अलग अलग आइलैंड उनको एरियाज को लेके यूएई बना है, वहाँ पर इसका एक बेरोक टोक ये कहीं भी जा सकता है उन रॉयल हाउस होल्ड्स में। और इसका नाम फिर से हम बता रहे हैं आपको, मार्टी एडलमैन। अब हम इस पे आते हैं, देखिए कि जो हाँ, अल्जीरिया ने ब्रिक्स ज्वाइन करने की बात कही है, जो कि बहुत अच्छी खबर है। जो नया एक अमेरिका और इजराइल के अगेंस्ट जो नया पोल उभर रहा है। अर्दोगन की बात मैंने बताई, उन्होंने कहा मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। और फिर देखिए जो यूएस रिपब्लिकन कांग्रेसमैन रैंडी फाइन है, इन्होंने फॉक्स न्यूज में कहा कि पैलेस्टीनियंस का कोई इलाज नहीं है, इनके ऊपर एटम बम गिरा देना चाहिए। अब आप सोचिए, अब यहां तक बात आ गई और इसके खिलाफ एटम बम गिराने की इनकी, अब सोचिए वहां करीब 60,000 इजरायली सोल्जर्स हैं, वो सब जल के राख हो जाएंगे। ऐसी बातें ये लोग कर रहे हैं, ये अमेरिका के रिपब्लिकन कांग्रेस में। तो ये देखिए आज की खबरें थी, कल हम आपके बीच फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।